हेलो एवरीवन। आज है 7 फरवरी और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 7 फरवरी से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि अमेरिका ने भारत पर टैरिफ जो 50% था ये घटा करके 18% किया। 800 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया के पहले व्यक्ति बने हैं एलन मस्क। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सदस्य में चुनी जाने वाली ईरान की पहली महिला सोरिया अघाई हाजी आगा बनी है। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर देशव्यापी प्रतिबंध लगाने वाला यूरोप का पहला देश स्पेन है। 39 नंबर का सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला ये फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित किया गया। और रिसेंटली जो ग्रैमी अवार्ड प्रदान किए गए 68 नंबर के ये संगीत के क्षेत्र से संबंधित हैं। हाल ही में आदमपुर हवाई अड्डे का नाम श्री गुरु रविदास महाराज के नाम पर रखा गया है जो कि पंजाब में है। और खाबरोज को परमाणु पनडुब्बी लॉन्च करी है रशिया ने जो कि पोसाइडन अंडर वाटर ड्रोन ले जाने में सक्षम है। प्रो रेसलिंग लीग इसका खिताब हरियाणा थंडर्स ने जीता है। वुमेन प्रीमियर लीग 2026 का खिताब जीता है और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने। तो ये सभी क्वेश्चंस हमने देखे हैं प्रीवियस क्लास में। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। 2026 शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका आयोजन जो शुरू हो चुका है ये यूरोपियन कंट्री इटली में हुआ है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए 2026 के जो विंटर ओलंपिक हैं जो कि दुनिया के सबसे बड़े वैश्विक खेलों में से एक हैं, ऑफिशियली रूप से इन्हें मिलानो कोर्टिना कहा जाता है और 6 फरवरी यानी कि कल से शुरू हुए हैं, 22 फरवरी तक इटली में आयोजित किए जाएंगे। इटली तीसरी बार विंटर ओलंपिक की मेजबानी कर रहा है। सबसे पहली बार इसने 1956 में कोर्टिना डे एम्पेजो में किया था, 2006 में ट्यूरिन में और अब मिलानो कोर्टिना में इसका आयोजन किया जा रहा है। अब मेजबान शहर तो मैंने बता दिया है। अब इसका जो मॉडल है यानी कि 2026 शीतकालीन ओलंपिक मल्टी सिटी मॉडल पर आधारित होंगे यानी कि मल्टीपल सिटीज में इसका आयोजन होना है, जैसे कि मिलान हो गया, कोर्टिनो हो गया, बोर्मियो हो गया, वॉल दी फिएस में हो गया। कुछ आगामी खेल प्रतियोगिताओं पर नजर डालें तो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप इस साल भारत होस्ट करेगा दिल्ली में। पिकल बॉल वर्ल्ड कप अमेरिका ये होस्ट कर चुका है लास्ट ईयर का। हॉकी पुरुष एशिया कप 2025 राजगीर ने मेजबानी करी, बिहार ने। T20 वर्ल्ड कप पुरुषों का होस्ट किया भारत, श्रीलंका ने। आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप होस्ट किया भारत ने। चैंपियंस ट्रॉफी यूएई और पाकिस्तान ने होस्ट करी और विजेता भारत था। आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप का भी विजेता भारत है। फिडे चेस वर्ल्ड कप 2025 ये गोवा ने होस्ट किया। फीफा मेंस वर्ल्ड कप इस साल यूएसए, मैक्सिको, कनाडा होस्ट करेगा। महिलाओं का फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप ब्राजील होस्ट करेगा 2027 में। मेंस एशिया क्रिकेट कप लास्ट ईयर का यूएई ने होस्ट किया, विजेता भारत है। विश्व खेलों का 12वां संस्करण होस्ट किया चाइना ने। बॉक्सिंग चैंपियनशिप बैंकॉक थाईलैंड ने। पहला शतरंजी स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप की मेजबानी सऊदी अरब ने करी। यहां से एक इंपॉर्टेंट संगठन जरूरी याद रखना, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसका फॉर्मेशन ईयर 1894 है, लॉजन स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है और क्रिस्टी कॉन्वेंट्री इसकी अध्यक्ष हो जाएंगी। सवाल नंबर दूसरा है, भारत का पहला सहकारी आधारित राइडिंग हेलिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, इसका नाम क्या है? वैसे लॉन्च किया जाना था उसके पहले ही 2-3 महीने पहले से चर्चे में था। जैसे ओला उबर आप टैक्सी इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये एक सरकारी टैक्सी सर्विस है जिसका नाम है भारत टैक्सी। भारत में इसकी शुरुआत हो चुकी है जो कि भारत का पहला सहकारी आधारित राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है। ये सेवा जो है ये ड्राइवरों को मालिकाना हक, उचित आय वितरण और यात्रियों को किफायती सफर देने का वादा करती है। अब ये अन्य राइडिंग ऐप से क्यों अलग बनाता है? ये जो भारत टैक्सी ऐप है ये कैसे अलग है? सबसे बड़ी खासियत इसकी है ड्राइवर ओनरशिप, यानी कि इस ऐप पर ड्राइवर की ओनरशिप रहती, खुद ही इसका मालिक रहता है। निजी कंपनियों के विपरीत क्या है कि इसमें ड्राइवर स्वयं इसका हितधारक बनते हैं। मुनाफे का सीधा हिस्सा ये ड्राइवरों को मिलता है और जिससे उन्हें सम्मान और आर्थिक सुरक्षा भी मिल जाती है। तो देश की पहली जो राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, मतलब जो सहकार आधारित है, भारत टैक्सी इसका नाम हो जाएगा। सवाल तीसरा है, किस राज्य ने देश में पहली बार वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से एल्डरली बजट पेश किया है? तो ये एल्डरली ने कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए बजट पेश करने वाला जो पहला राज्य बनने जा रहा है ये केरला बनने जा रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के बजट में राज्य ने भारत का पहला वृद्धजन बजट घोषित किया जो पूरी तरीके से वरिष्ठ नागरिकों पर केंद्रित है। अभी है क्या ये हम समझ लेते हैं। देखिए इस बजट में सरकार क्या है कि वरिष्ठ नागरिक जो सीनियर सिटीजन होते हैं
उनके कल्याण के लिए, स्वास्थ्य के लिए, पेंशन, सामाजिक सुरक्षा के लिए जो धन आवंटित है इसे एक जगह प्रस्तुत करेगी। और ये केरल जैसे राज्यों द्वारा अपनी बढ़ती जो बुजुर्ग आबादी है इसके लिए पेश की जा रही एक नीतिगत पहल है जो मुख्य रूप से पेंशन और चिकित्सा सुविधाओं पर खर्च की जाती है। अब इसमें कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि इसमें टैक्स में छूट दी जाएगी। वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयकर सीमा या आयकर छूट की जो सीमा है ये बढ़ा करके 12 लाख रुपए तक किया जा रहा है। ब्याज आय पर राहत दी जा रही है, मतलब कि इसमें बुजुर्गों की ब्याज आय पर टैक्स कटौती की सीमा 50,000 जो थी बढ़ा करके 1 लाख की गई है। इसमें कुछ हेल्थ केयर फैसिलिटीज मिल जाती हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना जो कि दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। इसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवर इसमें मिल ही जाता है। और इसमें स्वास्थ्य की जो सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, इसके अंतर्गत मिलती है। मतलब बेसिकली बुजुर्गों के ही हेल्थ को ध्यान में रखते हुए ये बजट पेश किया गया है। हेल्थ में ब्याज आय पर राहत है और कर में छूट है। केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर है। केरला वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य बना। पाटा गोल्ड अवार्ड 2025 इसे ही मिला है। देश का 100% डिजिटल साक्षर राज्य केरला ही हो जाएगा। अलापुझा जिले का जो अर्थांकुर पुलिस स्टेशन है ये देश का पहला ISO प्रमाणित पुलिस थाना बना। 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक शिक्षा को यहाँ कंपलसरी किया गया। तिरुवनम फेस्टिवल केरला में मनाया गया। केरल उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट ने पहाड़ी पर्यटन स्थलों में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाया। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य है। कोझिकोड ये यूनेस्को के द्वारा साहित्य शहर चुना गया है। केरला को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का अवार्ड मिला। एक्सपायर हो चुकी दवाओं को इकट्ठा करके उसके निपटान के लिए एन प्राउड पहल लॉन्च करी है। किसने? केरला ने। मणिपुर की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सुनेत्रा, माफ कीजिएगा, जो नेमचा किपगेन है जो कि कुकी समुदाय से आती हैं, ये भी हाल ही में मणिपुर की नई डिप्टी CM बनी है। 4 बार की ये विधायक रह चुकी हैं। अभी मणिपुर के नए मुख्यमंत्री भी बने हैं। यहाँ पर जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया था ना, इसके बाद से लगभग 1 साल बाद नए मुख्यमंत्री बने हैं। कमेंट बॉक्स में इनका नाम आपको बताना है। सुनेत्रा पवार भी डिप्टी CM बनी है महाराष्ट्र की। रेखा गुप्ता CM हो जाएगी दिल्ली की। अब यहां से आप ये देखिए कि पहली महिला का करंट अफेयर मैंने ऐड किया है। देश की पहली महिला IPS ऑफिसर किरण बेदी। इसके अलावा पहली महिलाओं वाला करंट अफेयर हाल फिलहाल हम कई बार रिविजन कर चुके हैं। रुद्राम हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए क्वालिफाइड होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी हंसजा शर्मा है। रिपब्लिक डे के मौके पर 140 पुरुष जवानों वाली CRPF मार्चिंग टुकड़ी को लीड करने वाली पहली महिला अधिकारी सिमरन बाला। साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी है काम्या कार्तिकेयन। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष संगीता बरुआ। RPF की पहली महिला महानिदेशक सोनाली मिश्रा। नागपुर यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति मनाली मकरंद। तो ये तो ऐसे फैक्ट है जो हाल फिलहाल में हमने पढ़े हैं। बाकी की भी चीजें हमने देखी हैं। अभी आपके कांस्टेबल एग्जाम में बिहार वाले में पूछा गया था भारत की पहली महिला वोटर, तो विभा देवी का नाम याद रखना है। ये हाल फिलहाल की अपॉइंटमेंट है जिसमें कि कुछ 2025 का भी मैंने मेंशन किया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस समय डेली पहली महिला वाला करंट अफेयर देख रहे हैं, इसलिए पूरा रिपीट करने से कोई मतलब है नहीं। वुमेन प्रीमियर लीग जिसका फाइनल कल खेला गया, इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो रही है सोफी डिवाइन रही। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। यानी कि पूरे टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन इनके नाम रहा। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर दूसरी बार महिलाओं का IPL जीती है। किसे हरा करके? दिल्ली कैपिटल को हरा करके 6 विकेट से हराया। और चौथी बार दिल्ली कैपिटल फाइनल में हारी है। तो विजेता टीम को यहाँ पर 6 करोड़ रुपए मिले हैं, उप विजेता टीम को 3 करोड़ रुपए मिले हैं। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सोफी डिवाइन 5 लाख रुपए की राशि इन्हें मिली है। BCCI इस टूर्नामेंट को रेगुलेट कराता है। BCCI का फॉर्मेशन ईयर हो जाएगा 1928। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर। मिथुन मिन्हास इसके अध्यक्ष हैं। महिलाओं के IPL की शुरुआत 2023 में की गई। अभी तक इसके 4 एडिशन खेले जा चुके हैं। तो फर्स्ट और फोर्थ एडिशन का, माफ कीजिएगा, फर्स्ट एडिशन और थर्ड एडिशन का विजेता मुंबई इंडियंस है। और सेकेंड एडिशन का विजेता और फोर्थ एडिशन का विजेता रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर हो जाएगा। इस टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द फाइनल स्मृति मंधाना, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सोफी डिवाइन
ऑरेंज कैप उस खिलाड़ी को मिलता है जिसने कि पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाए, तो स्मृति मंधाना को मिला। पर्पल कैप वह खिलाड़ी जो पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लिए हो, तो विकेट सबसे ज्यादा लिए सोफी डिवाइन ने, इन्हें पर्पल कैप मिला। इमर्जिंग प्लेयर नंदिनी शर्मा को मिला। यहाँ पर ऑरेंज कैप के लिए स्मृति मंधाना ने 377 रन बनाए, पर्पल कैप के लिए सोफी डिवाइन ने 17 विकेट लिए थे। सवाल छठवा है, जनवरी 2026 में कौन सी कंपनी है जो कि 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के बाजार पूंजीकरण को हासिल करने वाली दुनिया की जो पहली खुदरा कंपनी बन गई है, वर्ल्ड फर्स्ट रिटेल फर्म जिसने कि 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का बाजार पूंजीकरण हासिल किया है, तो ये बन गई है वॉलमार्ट इंक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1962 में इस कंपनी की स्थापना की गई थी। वॉलमार्ट ये राजस्व यानी कि रेवेन्यू के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी खुदरा कंपनी हो जाएगी। आगे चलते हैं, शहरी झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों के लिए यानी कि शहरी इलाके में जो बच्चे झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, स्लम एरिया में रहते हैं, उन बच्चों के लिए शिक्षा तक पहुंच या इसमें सुधार लाने के लिए प्रतिष्ठित जो ग्लोबल टीचर अवार्ड जीता है, ये किसने जीता है? रूबल नागी ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भारतीय शिक्षिका है और सामाजिक कार्यकर्ता रूबल नागी ये 5 फरवरी को दुबई में ग्लोबल टीचर प्राइज जीत चुकी हैं। शहरी झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों के लिए शिक्षा पहुंचाने में इन्होंने जो काम किया है, इसके लिए सम्मानित किया गया। रूबल नागी ने पूरे भारत में 800 से अधिक शिक्षण केंद्र स्थापित किए हैं। ये झुग्गी झोपड़ियों की दीवारों पर मैथ्स, साइंस और इतिहास जैसे विषयों को पढ़ाती हैं। अगला सवाल है, वर्ष 2025 के 22वें उपेंद्र नाथ ब्रह्मा मानवता के सिपाही पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसके विजेता रहे हैं ग्यालुम आशी दोरजी वांगमो वांगचुक। ये कुछ ज्यादा ही लंबा नाम है। तो अभी ये जो विजेता रहे हैं ना, ये फरवरी 2026 में असम के कोकराझार स्थित बोडोलैंड विश्वविद्यालय में आयोजित समारोह में सम्मानित किए गए। इस पुरस्कार की स्थापना 2004 में उपेंद्र नाथ ब्रह्मा ट्रस्ट के द्वारा की गई थी। ये पुरस्कार उपेंद्र नाथ ब्रह्मा के नाम पर रखा गया है और मानव कल्याण, सामाजिक न्याय और समावेशी विकास में जो कंट्रीब्यूशन देते हैं उन्हें सम्मानित किया जाता है। रिसेंट के अवार्ड्स पर नजर डालें, यहाँ 2025 के भी मेंशन है, लेकिन हाल फिलहाल में हमने केफ्रोड अवार्ड देखा जिसके विजेता वीरभद्र रामनाथन है। विले रिसर्च हीरोज अवार्ड चंद्रकांत लहरिया। सरदा अवार्ड, माफ कीजिएगा, अभिनेत्री सरदा को जेसी डेनियल अवार्ड दिया गया केरला के द्वारा। अशोक चक्र शुभांशु शुक्ला को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार व्यक्तिगत कैटेगरी में अशोक सेलके ने जीता है, सीता अशोक शेलके ने। इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण विकास पुरस्कार ग्रासा मासेल के नाम। भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान चंदना सिन्हा। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर जय शाह। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिशेल बेचलेट। फीफा पीस प्राइज डोनाल्ड ट्रंप को। और बाकी के अवार्ड भी हमने देखे हैं, लेकिन ये 2025 के हैं। अब 2026 में फरवरी का महीना आ चुका है, तो 2026 के ही करंट अफेयर यहाँ से हम अपडेट किया करेंगे। अगला सवाल है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक भारत को कुपोषण मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो आंसर इसका हो जाएगा 2030 तक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2025 तक देश को कुपोषण मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया था, जिसके तहत राष्ट्रीय पोषण मिशन भी शुरू किया गया था। हालांकि जो यूनाइटेड नेशंस है, यूनाइटेड नेशंस का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स है, इसी के अनुरूप अब इस लक्ष्य को 2030 तक यानी कि आने वाले 4 साल तक और एक्सटेंड किया गया है। 2030 तक सभी रूपों में कुपोषण को समाप्त करने का जो व्यापक एजेंडा रहा है, इसी के साथ कनेक्ट किया जा रहा है। सरकार के द्वारा टीबी मुक्ति का लक्ष्य 2025 है, मलेरिया मुक्ति का लक्ष्य 2030 है, फाइलेरिया मुक्ति का लक्ष्य 2027 है, खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाने का लक्ष्य 2035 है, इंसानों को चंद्रमा पर भेजने का लक्ष्य 2040 निर्धारित किया गया है। सवाल 10वां है, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट यानी कि तैरता हुआ सोलर प्लांट जिसकी क्षमता 600 मेगावाट की है, ये पूरी तरीके से चालू हो चुका है, पूरी क्षमता के साथ चालू हो चुका है। ये आप मध्य प्रदेश से रिलेट करेंगे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है। तो भारत के मध्य प्रदेश राज्य में विश्व का जो सबसे बड़ा 600 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग यानी कि तैरता हुआ सोलर प्लांट है, ये खंडवा जिले में ओंकारेश्वर बांध यानी कि नर्मदा नदी पर शुरू हो चुका है। और राज्य पूछा जाए तो मध्य प्रदेश, खंडवा में है ओंकारेश्वर बांध। क्षमता की बात की जाए तो 600 मेगावाट की है। ये प्लांट नर्मदा नदी पर बना है। नदी का नाम भी पूछा जाए तो नर्मदा नदी ये अमरकंटक से निकलती है। मैकल सतपुड़ा
के बीचों बीच इसकी जो लंबाई है ना, ये 1312 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नदी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में ये 1077 किलोमीटर बहती है, 1077। और थोड़ा हिस्सा महाराष्ट्र में और फिर बाद में ये गुजरात में खंबात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मुख्यमंत्री मोहन यादव, राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल, लोकसभा सीटें 29, राज्यसभा सीटें 11 है। अभी हाल ही में भारत का पहला रोलिंग बजट ये पेश किया जाना है मध्य प्रदेश में। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने NH-45 पर भारत की पहली वन्य जीव सुरक्षित सड़कों की शुरुआत करी। दिसंबर 2025 में मध्य प्रदेश नक्सलवाद मुक्त हो चुका है। धार जिले में भैसोला गांव में देश के पहले प्रधानमंत्री मित्र पार्क की आधारशिला रखी गई। जबलपुर में देश का पहला हिंदी मीडियम का MBBS कॉलेज बनाया जाएगा। पचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम भभूत सिंह वन्यजीव अभ्यारण्य किया गया। राहवीर योजना की शुरुआत की गई। देश की पहली GCC पॉलिसीज में पेश करी। सिटी ऑफ म्यूजिक में ग्वालियर को चुना गया। देश का 58 नंबर का टाइगर रिजर्व माधव टाइगर रिजर्व है। पहली सोलर सिटी सांची है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ग्वालियर में बायो CNG प्लांट के साथ भारत की पहली अत्याधुनिक आत्मनिर्भर लाल टिपारा गौशाला का उद्घाटन किया है। मैंने कल आपसे पूछा था मेबलिन न्यूयॉर्क द्वारा भारत के लिए पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? कियारा आडवाणी राइट आंसर था। आज का सवाल है दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन जिसका नाम हेवन 1 है किस देश में विकसित किया जा रहा है? आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।